जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, आप लोग को यहाँ पर जिस तरह से आपको स्क्रीन पे आपको देख के समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डाउनलोड करें। ठीक है, उसके पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, जो भी 10-20 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा, ठीक है, तो उस समय साथ में जब मैं पढ़ूँगा आप लोग कान में ईयरफोन डाल जैसे भी कीजिए, ठीक है, बस सुनिए। ठीक है, अरे एक बार साथ में दोहरा लीजिए, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए उसका रिवीजन के लिए, क्योंकि आप फ़ोन से ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाओगे। एक बार यहीं पर सुन के 20 मिनट लगाओ, डाउनलोड ये सुन लो, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले ये भी बता दूँ, कोई दूसरे यहाँ पर किसका ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 कोर 3 का है। कोर 4 का भी है, कोर 3 का। जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा वैसे आपका वीडियो, सारा वीडियो जल्दी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, एक ही दिन में आ जाएगा, समझिए, ऐसा बोल सकते हैं, नॉट कन्फर्म। चलिए हम देखते हैं। What said that there can be no state without a constitution? तो ये किन्होंने कहा, तो जेलिनेक ने कहा। How many seats were allocated to the native state in the constituent assembly? तो 93। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, who says that if a constitution is out of touch with the people's life aims and aspiration, it becomes rather empty, it drags them down। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप लोग समझते जाएंगे। अगर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, एग्जाम में आप एमसीक्यू को ऐसे टच करोगे, क्वेश्चन पढ़ो, जैसे ही आपको पढ़ो उसको, ठीक है, एक ही बार सीधा आप उसको वहाँ भरने लीजिएगा कॉपी में। बस बोल रहा हूँ कि पढ़ो, चारों ऑप्शन को एक साथ देखो, जो ऑप्शन आपको लगता है, सबसे पहले आपको लगता है कि ये होना चाहिए, उसको एक टिक कर लो। ठीक है, कंफर्म करने के लिए टाइम होगा, पर उससे आप टिक कर लो, या मतलब कि डॉट कर लो। ठीक है, ताकि वो आंसर होगा। अगर आपने उसे कभी भी पढ़ा होगा, ठीक है, चाहे बुक में कभी भी पढ़ा होगा, कभी मैंने मतलब 1-10 साल पढ़ने का बात नहीं, मतलब कि अभी अगर आप लोग उसको देखोगे, ठीक है, तो वो उस समय सही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है सीधा एमसीक्यू को मारने का ट्रिक। ठीक है, तो इसका तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच स्टेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट इट्स वर्क। ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट की थी, ठीक है, अपना वर्क कब स्टार्ट की थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विच कमिटी डॉक्टर अंबेडकर वाज द हेड। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर किस कमिटी के हेड थे, तो ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड 4 मोर वर्ड्स टू द प्रियम्बल में 4 और वर्ड जो ऐड किए थे, कौन सा अमेंडमेंट में। ठीक है, तो 42nd, ठीक है, 4 to 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, ये याद रखना है। हु कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज इंडियाज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ठीक है, तो वो किन्होंने कहा था, तो KM मुंशी ने। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन द मॉडल ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम हैज़ बीन बोरोड। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा हो जाएगा इसका आंसर। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच प्लान ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946, इसका आंसर हो जाएगा। विच पार्टी बॉयकट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कौन सा पार्टी बॉयकट कर रहा था, किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने। ठीक है, who raised the demand in the constituent assembly that India be declare a socialist state। ठीक है, तो KT शाह इसका आंसर हो जाएगा। ऑन विच स्टेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, यहाँ बात किया जा रहा है एडॉप्शन का। ठीक है, कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली कब वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, कि बन गया था, हाँ चलो बन गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को था। और फुल्ली जब जो लागू करने का बात हो, तो वो कब हुआ था, 26 जनवरी, सॉरी यहाँ 26 नवंबर 1946 है, उसके 26 जनवरी 1950 को ये हो गया था लागू। Who said the constitution has provisions in it which appear to be objectionable from one point to another? We must admit that the defect are inherent in the situation in the country and in the people at large। ये किसने कहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, ये याद रखिएगा। Which constitutional amendment made it binding for the president to act in accordance with the
एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो प्रेसिडेंट को बाइंड कर दिया गया कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही काम करे, वर्क करेगा, तो वो किसमें लिखा हुआ था 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें जो बहुत सारी चीज़ हुआ था 46 अमेंडमेंट में, तो उसको याद रखना है आपको। सेकेंड नंबर जो यहाँ क्वेश्चन है हमारा क्या है, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर ओमिटेड फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया था, हटा दिया गया था, ठीक है, उसको ओमिटेट कर दिया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, इन विच लीडिंग केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that no constitutional amendment could be made to curtail the scope of fundamental right, कि ऐसा कि फंडामेंटल राइट को कोई टच नहीं कर सकता, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो कौन सा केस था, तो गोलकनाथ केस था 1967 का। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी का कौन सा आर्टिकल में बात किया गया, तो वो आर्टिकल 17 हो गया। इन विच फंडामेंटल राइट इज इम्प्लिसिट द प्रोविजन ऑफ स्लेवरी, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, इसका हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी किसको बोलते हैं, अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक जो रहते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा फंडामेंटल राइट्स बनाया गया जो उसका इंटरेस्ट को, ठीक है, प्रोटेक्ट करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, जितना सारे उनके कल्चर होते हैं, जितने सारे, ठीक है, एजुकेशनल राइट, तो ये उनका ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज ए चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो BR अम्बेडकर हो जाएगा इसका आंसर। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वो 42nd अमेंडमेंट 1976 हो जाएगा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी बिलोंग्स द टास्क ऑफ डिफेंडिंग द कंट्री, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले 9 नंबर को थोड़ा देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बिलोंग द टास्क ऑफ डिफेंडिंग द कंट्री, ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ, क्यों, क्योंकि जो देश की रक्षा करना वो तो हम लोग का मौलिक कर्तव्य है ना, कर्तव्य ही है ना। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट हु कैन जस्टिफाई द एलिमेंट ऑफ रीजनेबलनेस, ठीक है, तो कोर्ट जस्टिफाई करेगा। Who said the state may make law to provide free and compulsory education vide 86th amendment of 202, 86th अमेंडमेंट ऑफ 202 में जो एक बनाया गया था, ठीक है, उसके लॉ बनाया गया था, वो क्या था कि जो चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज को प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, ठीक है। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर जस्टिसेबल, कौन सा प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो जस्टिसेबल है, तो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, DPSP भी नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नहीं है, और फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ, तो इसका एक फंडामेंटल राइट्स ये जो है वही आपका क्या है, जस्टिसेबल है, इसके लिए हम कोर्ट पे जा सकते हैं, इसका मतलब वही होता है, जस्टिसेबल मतलब वही होता है, ठीक है। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, इन विच डॉक्यूमेंट ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन इज कंटेंट इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कौन सा डॉक्यूमेंट में क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन था, ठीक है, कंटेंट था, तो वो नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 में था। आप उसको पढ़ोगे तो वहाँ आपको क्लियर दिख जाएगा फंडामेंटल राइट्स सिटीजन का क्या होना चाहिए, क्या था, वो चीज़ दिख जाएगा। हाँ, तो ये बुक कौन सा है, SBPD पब्लिकेशन पॉलिटिकल साइंस बुक, तो आप लोग कमेंट में बहुत सारे लोग पूछते हैं जब वीडियो अपलोड होता है, सर कौन सा बुक है, तो वो SBPD पब्लिकेशन पॉलिटिकल साइंस बुक है। सेमेस्टर 1 में भी वही बुक था, उसी से MCQ बना था, इस बार भी उसी से बना है। हिंदी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए बन गया, तो उनको वो वीडियो को देख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विच हैज़ द फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट फंडामेंटल राइट, तो राइट टू इक्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्लेस कौन था, फंडामेंटल राइट्स के जो लिस्ट है उसमें फर्स्ट प्लेस की कौन सा है, तो राइट टू इक्वालिटी। विच ऑफ द प्रोरोगेटिव रिट्स इशूड बाय द कोर्ट डायरेक्ट्स द कंसर्न्ड अथॉरिटी टू डू समथिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तो रिट्स ऑफ मंडामस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक फिर से क्वेश्चन है, अब यहाँ देखते हैं,
1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, तो वो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। रियल हेड कौन है, आप लोग सबको पता है, वो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो एक्चुअली एमसीक्यू बनता कहाँ से, जो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं वही चीज़ से आता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से भी। ए बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, हाउएवर प्रेसिडेंट में यूज दिस पावर इन केस ऑफ बिल विच इज नाइदर ए मनी बिल नहीं होना चाहिए, नॉर ए बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी बिल नहीं होना चाहिए जहाँ पर वो, तो यहाँ 2 जगह पर वो वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, बाकी सब जगह कर सकता है। On whose written advice the president may use his emergency power under Art 352, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट के एडवाइस के अनुसार, रिटर्न एडवाइस से जो प्रेसिडेंट है इमरजेंसी पावर का यूज़ कर सकता है, ठीक है, यूज़ करता है, यूज़ करता है बोल सकते हैं, अभी तो यूज़ करती है बोलेंगे, ठीक है, कि हमारी प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, हु कास्ट देयर वोट्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो कौन कास्ट करता है वोट में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड विधानसभा, ठीक है, ये हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द प्राइम इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द प्रोपोर्शनल टू द टोटल लेंथ ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द लोकसभा का प्रोपोर्शन करें अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर से, तो वो क्या हो जाएगा 15%। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर, तो सब जो नेता होते हैं, जो लोकसभा मेंबर होते हैं, सब तो नहीं बन जाते ना मंत्री, ठीक है। तो मंत्री प्राइम मिनिस्टर को भी ऐड करके कि प्राइम मिनिस्टर को भी जोड़ दिए, मंत्री को भी जोड़ दिए, तो कितने मंत्री बनते हैं, ठीक है। तो उसका एक प्रोपोर्शन होता है, तो वो 15% जो रहते हैं लोकसभा मेंबर वो मंत्री बनते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, which constitutional amendment has made it essential for the president to act according to the advice of his council of minister, ठीक है। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिससे जो प्रेसिडेंट थे को वर्क करना पड़ता है, एसेंशियल हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही वर्क होगा, ठीक है, करेंगे। तो वो 42nd अमेंडमेंट था 1976। मैंने बताया था ना कि 42nd अमेंडमेंट 1946 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। हु इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो कौन नहीं होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये नहीं होता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखो यहाँ प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, प्राइम मिनिस्टर किसका हेड होता है, तो गवर्नमेंट का हेड होता है, ये पता है आप लोग को, ठीक है। अगर स्टेट का हेड बोलने तो वो तो प्रेसिडेंट को बोलते हैं हम लोग। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, सरकार का हेड कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाट प्रोसेस में बी अडॉप्टेड टू रिमूव ए प्रेसिडेंट। हाँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बोल सकते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, ठीक है, क्या चीज़ होता है, प्रोसेस इम्पीचमेंट, इसको याद रखना, ठीक है। हु हैज़ बीन लाउडेड एज द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क, तो वो कौन है, ये की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क कौन है, तो वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ अ यूनियन मिनिस्टर इज नॉट a member of the house at the time of his appointment, then within what time he must be a member of एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ कहा करने क्या नहीं करने का मतलब है कि अगर यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर बन गया, वो कोई भी मेंबर ही नहीं है हाउस का, ठीक है, कोई हाउसेस ऑफ द हाउसेस एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट के टाइम में उसको कोई हाउस का मेंबर नहीं है, वो बन जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ही मस्ट बी अ मेंबर, उसको मेंबर बनना पड़ेगा इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कितने टाइम के बीच, तो 6 मंथ, उसको 6 मंथ दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इन रिसेंट टाइम्स व्हाट इज द बिगेस्ट एब्रेशन इन आवर पार्लियामेंट सिस्टम, तो कंट्रोल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमेटी आवर कैबिनेट, ठीक है, ये चीज़ हो गया बिगेस्ट एब्रेशन। अब यहाँ पर फिर से स्टार्ट है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए नंबरिंग 1 से फिर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट मीन्स, प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट मीन्स का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट मतलब क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है, और प्रेसिडेंट हो गया, तो डी नंबर हो जाएगा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा एंड लोकसभा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो वो क्या हो जाएगा 238। मैक्सिमम
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा है ना, तो 238 हो जाएगा। विच बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, कौन सा बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है मनी बिल। मनी बिल जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। हाउ मेनी इलेक्टिव सीट हैव बीन गिवन टू द स्टेट इन लोकसभा, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्टेड सीट कितना है, तो 580, 580। 5 नंबर क्वेश्चन है, टू होम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, तो ये हो जाएगा लोकसभा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कवर्स एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 में। 52nd का बात हो रहा है। 42nd अमेंडमेंट 1976 का जो आप सब देख रहे थे, यहाँ पर जो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ का जो बात किया गया वो 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 में। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हु हैज़ द पावर टू डिसक्वालीफाई ए मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन द चार्ज ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरेक्टर, तो वो स्पीकर के पास ही पावर है, ठीक है। Within what duration a money bill passed by Lok Sabha and referred to the Rajya Sabha must be passed by the Rajya Sabha, राज्य सभा से कब, जैसे कि मनी बिल पास कर दिया गया लोकसभा को और रेफर कर दिया गया राज्य सभा से, ठीक है, तो कब तक, मतलब उसके पास एक मिनिमम टाइम होता है, तो 14 डेज के अंदर उसको पास करना होगा, ठीक है। ऑन विच बिल द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज वीटो पावर, तो नॉन मनी बिल में ही वो वीटो पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, उसका जो वीटो पावर को, ठीक है, यूज़ कर सकता है। टू हुम द एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई, तो मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर से क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का, तो क्या, हाउ मैनी एसोसिएट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट, अभी कितना है, तो वो हो जाएगा 30, ठीक है, एसोसिएट जजेस, ठीक है। और फिर क्या है, एक और जज को मिला के जो मेन जज है, ठीक है, तो यहाँ 30 जो हो गए वो एसोसिएट जजेस हो गए और एक होते हैं चीफ जस्टिस, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ 30 एसोसिएट जज रहेगा तो वो 30 लिखना है, और टोटल जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट में तो वो 31 लिखना है आप लोग को, ठीक है। हु कैन रिमूव अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो कौन उसको रिमूव कर सकता है, तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट मिलके उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है। द सेटलमेंट ऑफ विच मैटर फॉल्स विद इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, लीगल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर। यहाँ पर क्या करने का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसा केस जाता है, इस तरह बोल सकते हैं कि कौन सा जुरिस्डिक्शन आपका वहाँ होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर लीगल डिस्प्यूट हो गया सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन द स्टेट में हो गया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वही वहाँ पर उसको डील करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हु कैन सीक ओपिनियन और एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ए मैटर ऑफ लॉ एंड इनफैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ प्रेसिडेंट जो, यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जो प्रेसिडेंट जो है बहुत सारे लॉ जब बनता है या कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस हुआ, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट से ये क्या करता है, एडवाइस लेता है। तो ज़रूरी नहीं है वो माने नहीं माने, पर एडवाइस ले सकता है, ये चीज़ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, किसके पास पावर होता है कि डिटरमाइन करे नंबर ऑफ जजेस हाई कोर्ट का, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। हु कॉइन्ड द टर्म रूल ऑफ लॉ, तो एवी डिशे हो जाएगा, ठीक है, एवी डिशे। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो नंबर ऑफ जजेस है कौन कर सकता है इंक्रीज, तो वो पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। हु कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज ए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। व्हाट इज नॉट एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट एंड फिक्स टेन्योर ऑफ द जजेस, ठीक है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हु सेज दैट देयर शैल बी यूनिमैगिनिफिनेबल डार्कनेस इफ द लैम्प ऑफ जस्टिस गोज आउट इन डार्कनेस, ठीक है, तो लॉर्ड जेम्स बायरेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज, तो हाई कोर्ट जज का रिटायरमेंट एज क्या है, इसको आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 62 ईयर्स। हु कैन रिवर्स द डिसीजन ऑफ ए हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, मतलब क्या है कि रिवर्स कौन, हाई कोर्ट ने जज अपना दे दिया जस्टिस की ये होना चाहिए, तो उसको कौन डाल सकता है, उसको कौन रिवर्स कर सकता है, तो एक किसके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास। हु शुड बी क्रेडिटेड विथ फॉर स्टार्टिंग द ट्रेंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, लिटिगेशन कौन, किसको हम क्रेडिट देते हैं, तो वो होगा जस्टिस VR कृष्णा अय्यर को, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इन द हियरिंग
of which petition the court waives the rule of standing or locus standi, ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, 24 हाई कोर्ट्स है, ठीक है। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं, बस लास्ट ही बचा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द कन्वेंशनल क्वालिफिकेशन रिलेटिंग टू द पोस्ट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, पोस्ट ऑफ ए गवर्नर, तो डोमिसिलिटी ऑफ सम अदर स्टेट, ये हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स it is required that there must be a minister for tribal welfare in addition to holding charges of the welfare of scheduled caste and other backward classes, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो स्टेट था वहाँ पर इट इज़ रिक्वायर्ड एट, वहाँ रिक्वायर्ड है कि देयर मस्ट बी ए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर के लिए एक मिनिस्टर होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एट लीस्ट हाउ मेनी मिनिस्टर मस्ट बी देयर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर को मिला के कितना मिनिस्टर होना चाहिए, मिनिस्टर का बात हो रहा है, ठीक है, कितना मिनिस्टर टोटल होना चाहिए स्टेट में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा। यहाँ सेम क्वेश्चन है जो हमने पार्लियामेंट में देखा था कि क्या लोकसभा में जितने सारे मेंबर हैं उनमें से कितना सारे मेंबर, उनका क्या परसेंट होगा, कितना प्रोपोर्शन है, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि विधानसभा में जितने सारे मेंबर है, जितना टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें उनमें से मिनिस्टर लोग कितना है चीफ मिनिस्टर को मिला के, ठीक है, तो वो 20% होता है, ठीक है। वहाँ हम शायद 15% देखें तो आप देख सकते हैं, फिर से 15% ही था शायद, है ना, और 20% यहाँ पे हो गया। Who is regarded as the eye and ear of center in the state, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, who is regarded as the, अगर आप गवर्नर वाले जो क्वेश्चन है या टॉपिक को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि गवर्नर एक लिंक का काम करता है, ठीक है, एक चेन का काम करता है, यूनियन मतलब सेंटर और स्टेट के बीच का, ठीक है। तो आई और ईयर कौन हो जाएगा, सेंटर का गवर्नर हो जाएगा, है ना। हु कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, कौन रिमूव नहीं कर सकता, हु कैन नॉट रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक, कौन रिमूव नहीं कर सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर उसको रिमूव नहीं कर सकता, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसको हेड कर रहा है चीफ मिनिस्टर। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑटोमेटिकली डिसमिस्ड व्हेन द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 356, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सा ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है खुद डिसमिस हो जाएगा अगर कोई स्टेट पे इमरजेंसी लगेगा, ठीक है, इमरजेंसी अगर करेंगे बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 होगा, तो कौन सा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट में वो खुद डिसमिस हो जाएगा। ऑन व्हाट ग्राउंड इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द स्टेट अदर देन जम्मू कश्मीर, तो कौन सा, तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है, अगर कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है, मैकिनरी, ठीक, यहाँ प्रेसिडेंट क्या करेगा, वहाँ पे इमरजेंसी लगा देगा, ग्राउंड इमरजेंसी लगा देगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक, ये जो MCQ वाला खत्म हो गया। अगर आप यहाँ तक अगर आप आए हैं ना MCQ, तो आप लोग को लग रहा है ऐसा भी सोचना ही नहीं है टाइम वेस्ट हुआ, हमारा क्या हुआ है, एक बार रिवीजन हो गया। PDF अगर अपलोड है तो PDF जाके डाउनलोड करें, अगर नहीं PDF अपलोड है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, कभी कभी होता है भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना, आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जितने सारे क्वेश्चन बताए मैंने उसमें से अगर आप लोगों को और इम्पोर्टेंट है कि 9 नंबर में मैंने बना लिया कि 5 क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाएंगे, तो आप 5 क्वेश्चन को अच्छे करके जाइए, ठीक है, उसमें से पक्का आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है, वो आप टेंशन मत लीजिए, लोड नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे करना, अभी तक आप लोग मतलब कि जो अभी बता रहा हूँ, ठीक है, अभी आप लोग कोई स्टूडेंट जाना चाहते जा सकते हैं, पर क्या है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। बस आप लोगों के पास PDF है, मैंने जो बताया उसका वीडियो लेक्चर है, ठीक है, तो आप लोग को PDF डाउनलोड करने में बता दिया कि PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, PDF रखिए एक तरफ, आप लोग पढ़ते जाइए, उसका शॉर्ट नोट्स बताते जाइए, कीवर्ड भी लिख सकते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं सारे, ठीक है। इस तरह करके आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा ये पॉइंट में ये है, ये है, ये है, ये है, पॉइंट याद रहा ना बच्चों, स्टूडेंट्स, ठीक है, पॉइंट याद रहा तो आप लोग का सारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय एंड जय हिंद।